नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। और मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंशों को पढ़ चुके हैं और अब शुरू करते हैं साथियों हम लोग एक और राजवंश को। आज हम चर्चा कर देखो दक्षिण भारत के हम राजवंश पढ़ चुके हैं और काफी राजवंशों के बारे में चर्चा की थी। तो एक और महत्वपूर्ण राजवंश जिसकी चर्चा करते हैं यानी कि बंगाल का राजवंश। साथियों देखिए, बंगाल के अंदर राजवंश की बात करेंगे तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण राजवंश जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। और मैं आशा करूंगा आप छोटी सी कक्षा ये देखोगे और इसके बाद कोई प्रश्न गलत हो जाए, मतलब ये हो ही नहीं सकता। तो साथियों करते हैं शुरू अपनी कक्षा को। तो आप लोग पूरी तरह से यानी मुस्तैद देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंगाल के राजवंश की। ठीक है, बंगाल के अंदर दो महत्वपूर्ण राजवंश हुए थे साथियों। कितने? दो। एक तो हम लोग पाल राजवंश की बात करते हैं, बंगाल का पाल राजवंश, एक सेन राजवंश। ठीक है, इन दो राजवंशों के बारे में चर्चा मिलती है और यहीं से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। तो मैंने उनका बिल्कुल सार संग्रह यहाँ पर आपको दे दिया है। शुरू करते हैं सबसे पहले पाल राजवंश की साथियों। किसकी बात करेंगे? पाल राजवंश की। और जैसे ही पाल राजवंश की बात करेंगे साथियों तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये बंगाल के राजवंश तो जरूर है, लेकिन इसका स्थान कहाँ पर है? तो ये बंगाल में भी है और साथ साथ में बिहार वाला इलाका भी इन्हीं के अधीन है। तो बंगाल बिहार दोनों में है पाल राजवंश, ये आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये कहा तो बंगाल की राजवंश जाता है लेकिन बिहार भी इन्हीं के अंडर में है, ये बात आप ध्यान रखना। और ये 8वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था आपका कौन सा, यानी बंगाल का पाल राजवंश। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैंने यहाँ पर कोई सामान्य परिचय नहीं रखा है, डायरेक्ट गोपाल लिख दिया है क्योंकि सामान्य परिचय यहीं से हो जाएगा। तो देखिए गोपाल इस राजवंश का क्या है साथियों? संस्थापक है। ठीक है, कहते हैं कि गोपाल नामक एक व्यक्ति होते हैं, है ना। जैसे वहां पर गौड़ राजवंश की समाप्ति हो जाती है पाल के अंदर, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, संसा गौड़ को भी पढ़ा होगा। हर्ष के बाद की स्थिति है, बाद में ये वंश का क्या होता है साथियों? उदय, है ना, उदय होता है। 600 जब आप लोग 47 के आसपास की घटना की चर्चा करते हो, उसके बाद काफी समय बाद यहाँ पर एक राजनीतिक विसंगति सी आ जाती है, कोई स्थायी राजवंश नहीं होता है। उसके बाद गौड़ आते हैं, उसके बाद, है ना, मतलब एक तरीके से रिक्तता आ जाती है। तो उस रिक्तता को भरने के लिए वहां के लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा एक व्यक्ति को जिसका नाम होता है साथियों गोपाल, है ना, इसकी प्रतिभा को देख करके इसको क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है। और ये संस्थापक हो गया। 750 ईस्वी में इसने क्या कर दी? स्थापना। राजधानी कौन सी है साथियों? मुंगेर। पूछा जा सकता है कि बंगाल के पाल राजवंश की राजधानी कौन सी है? मुंगेर, जो कि बिहार में है। और सलीमपुर अभिलेख के अनुसार ये बात मिलती है। कौन सी बात? ये कि जनता ने इन्हें शासक बना दिया। और फिर देखिए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहते हैं कि गोपाल द्वारा ही करवाई जाती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यहाँ पर एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो विश्वविद्यालय की स्थापना ओदंतपुरी की। अब है साथियों धर्मपाल, अगला शासक। यानी सबसे पहले हमने संस्थापक की चर्चा कर ली है गोपाल की, उसके बाद अगला शासक है साथियों धर्मपाल। धर्मपाल की जब भी बात की जाएगी 770 से 810 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। बहुत थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं हम, तो देखो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है? धर्मपाल है। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए गुजराती कवि है यहाँ पर एक सोठल। तो सोठल जो कि गुजराती कवि है, ये उत्तरापथ स्वामी कहते हैं इसे, है ना, इस, है ना, गुजराती कवि है ये, है ना, सोठल। और ये क्या कर देते या क्या कहते हैं? इस धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। अब देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक, ध्यान देना, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज की गद्दी को लेकर होता है, 100 वर्ष तक चलता है, गुर्जर प्रतिहारों द्वारा शुरू किया जाता है, उसके द्वारा ही खत्म किया जाता है, विजयी उनकी होती है, कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है और प्रथम पाल राजवंश है साथियों। जब भी हम लोग भारतीय यानी कि जो भारत के इतिहास की, मतलब भारत के मैप में जब भी हम लोग इस चीज की चर्चा करते हैं तो वहां पर हम ये जो बंगाल वाला जो पार्ट है यहाँ पर अपने इस पाल वंश को क्या कर देते हैं साथियों? दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना। अब देखिए वत्सराज की बात, त्रिपक्षीय संघर्ष में तो ये भाग लेता है, प्रथम पाल शासक है, लेकिन या अपने राजवंशों में तो ये अपने शासकों में तो शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ देखिए वत्सराज एवं नागभट्ट सेकंड से ये क्या हो जाता है? पराजित होता है ना। आपको मैंने बताया था कि आयुध वंश के शासक, है ना, मतलब जब भी हारते थे दौड़कर पाल वंश के पास जाते थे
और फिर वो गुर्जर प्रतिहार वाले पाल वंश को हरा देते थे, लेकिन नीचे से जो व्यक्ति जाता था कौन, राष्ट्रकूट शासक, वो जीत कर आ जाते थे। ठीक है, तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ये पाल यानी बंगाल, पाल यानी कि पाल यानी बंगाल और बिहार दोनों का राजवंश, नाम क्या है इसका, धर्मपाल। ठीक है, तो धर्मपाल यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या करता है, स्थापना करता है, भागलपुर, वर्तमान में भागलपुर बिहार में। ठीक है, और स्थापना साथियों बौद्ध शिक्षा का ये क्या है, केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और याद करना, सोमपुर के बौद्ध महाविहारों, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, सोमपुर के बौद्ध महाविहारों का निर्माण भी कौन करवाता है, धर्मपाल करवाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए देवपाल शैलेंद्र वंशी शासक है। एक गौर करना थोड़ा सा, देवपाल शैलेंद्र वंशी शासक नहीं है, देवपाल के समय की चीज बता रहा हूं, शैलेंद्र वंशी शासक है ना, जावा का शासक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसकी भी हम लोग यहाँ पर एक चर्चा करते हैं। तो शैलेंद्र वंशी जावा के शासक को ये क्या करता है कि नालंदा में बौद्ध विहार बनाने हेतु 5 गांव दे देता है। क्या देता है साथियों, 5 गांव दे देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी जावा का शासक है शैलेंद्र वंशी शासक, उसको ये क्या कर देता है, 5 गांव दे देता है, क्या, नालंदा के अंदर बौद्ध विहार बनाने के लिए। इसका मतलब जावा तक इसके क्या अच्छे संबंध और मधुर संबंध है। ठीक है, तो ये बात याद कर लेना। और महिपाल के बारे में क्या याद रखोगे, सीधी बात याद करना, राजेंद्र प्रथम जो कि चोल शासक है, आपको पता है राजराज पहला फिर राजेंद्र प्रथम, तो ये राजेंद्र प्रथम चोल है ना द्वारा ये पराजित हो जाता है, क्योंकि पाल वंश, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि यही राजेंद्र जो प्रथम है वो आता है, गंगा का क्षेत्र जीत लेता है, गंगे, कौन, चोलपुर, गंग, सब चीज आपको याद आ गई होगी। ठीक है, तो वो उपाधि धारण करता, तो यही है वो चोल, राजेंद्र चोल, और ये आकर के महिपाल को हरा देता है। लेकिन मदन पाल इस वंश का क्या है साथियों, अंतिम शासक है, यानी गोपाल से कहानी शुरू हुई और मदन पाल तक कहानी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा छोटा सा बिंदु। दोबारा देख लीजिए, गोपाल इस वंश का संस्थापक है, धर्मपाल क्या याद रखोगे, उत्तरापद का स्वामी याद कर लेना, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, प्रतिहारों के द्वारा इसे पराजित कर दिया जाता है वत्सराज और नागभट्ट द्वारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और सोमपुर बौद्ध विहारों का निर्माण। देवपाल के बारे में क्या, शैलेंद्र वंशी जो शासक है, जावा से इसका संबंध, सीधी सी बात याद कर लेना। और महिपाल ये थोड़ा सा नालंदा में बौद्ध विहारों का निर्माण ही करवाता है, जावा उसको मतलब एक प्रकार से नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के 5 गांव दे देता है। ठीक है, और महिपाल राजेंद्र चोल आक्रमण और ये मदनपाल अंतिम शासक, ये हो गया साथियों। अब इसके बाद यानी इसी स्थान के ऊपर कहते हैं कि यानी जब पाल वंश अपने यानी कि पतन की ओर उन्मुख था, पतन हो गया था, उस समय यहाँ एक और नए राजवंश का उदय होता है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि दुर्बलता का फायदा उठाते हैं, किसकी, पाल वंश के दुर्बलता का फायदा उठा करके इसी क्षेत्र में एक नए राजवंश का उदय हो जाता है, उसका नाम है साथियों सेन राजवंश। क्या नाम है, सेन राजवंश। जैसे इसका काल पढ़ोगे तो इसका काल है साथियों 1070 से लेकर के 1230 ईस्वी तक। वैसे अंतिम तिथि है ना प्रमाणिक 1202 ही मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ और भी कुछ समय बताया जाता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो सेन वंश मैंने आपको बताया काल की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, मूल स्थान कर्नाटक, यानी सेन वंश के लोग भी मूल रूप से दक्षिण भारत के ही थे, वहां से ये आए थे। ठीक है, ओके। चंद्रवंशी शासक थे साथियों, आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आदि पुरुष, यहाँ पर 3 चीज याद करना, आदि पुरुष एक आता है यहाँ पर संस्थापक, एक वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो सबसे पहले आदि पुरुष वीर सेन, जो वीर होगा वही सबसे पहले आएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। और राजधानी, यहाँ राजधानियों का बहुत लंबा क्रम मिलता है, गौड़, फिर विक्रमपुर, फिर लक्ष्मणवती और फिर नदिया, यानी नवद्वीप बोलते हैं इसे, नदिया। आपसे कोई पूछे डायरेक्ट एक उत्तर तो ये नदिया लिख देना आप लोग। ठीक है, और सामंत सेन, देखिए सामंत सेन इस वंश का क्या था, संस्थापक था। ठीक है, और मैंने आपको बताया मूल पुरुष कौन है, आदि पुरुष कौन है, वीर सेन है। ठीक है, लेकिन संस्थापक कौन है, सामंत सेन। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, डायरेक्ट सामंत सेन ही पूछेगा, वो कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो सामंत सेन इसका संस्थापक है, और वास्तविक तो वही होता है जो विजय करता है। ठीक है, तो ये विजय सेन आपका क्या यहाँ पर 1095 से 1158, यानी वास्तविक संस्थापक है। ये शैव मतानुयायी, मतलब शैव धर्म का क्या है ये साथियों, अनुयायी है। और प्रशस्ति, इसकी एक प्रशस्ति जिसका नाम है देवपाड़ा प्रशस्ति, जिसके लेखक है
है ना। उमापतिधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ध्यान रख लेना। विजयसेन एक वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, किस राजवंश का, यानी कि बंगाल के सेन राजवंश का, जो कि पाल राजवंश के पतन के बाद अस्तित्व में आया है, ठीक है। अब देखिए बल्लाल सेन, बल्लाल सेन जैसे ही ये नाम आया है तो आपके दिमाग में यानी बाहुबली फिल्म आ गई होगी साथियों सभी के, ठीक है। चलिए बाहुबली को छोड़कर वापस आते हैं बल्लाल सेन की ओर। तो बल्लाल सेन की चर्चा करते हैं 1158 से 1178 तक, और ये एक उपाधि धारण करता है साथियों, किसकी, घोड़ेश्वर की उपाधि धारण करता है, घोड़ेश्वर की उपाधि, ठीक है। और ये इस सेव होता है, ये भी सेव होता है, ऊपर विजयसेन को भी हमने सेव बताया है, तो ध्यान रख लेना। और बल्लाल सेन, बल्लाल सेन के बारे में है ना, नाम आपने ऐसा नाम सुना होगा बाहुबली फिल्म में, लेकिन इधर देखना स्वयं ये विद्वान था, ये क्या था, स्वयं विद्वान भी था। और ये ग्रंथ लिखता है क्या, एक तो नाम है दान सागर, क्या नाम है भाई, दान सागर। देखो दान देना क्या अद्भुत काम है, तो एक ग्रंथ और है जिसका नाम है अद्भुत सागर। वैसे ये दोनों ग्रंथ इसके ही माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। दान सागर इसका तो है ही, अद्भुत सागर भी, लेकिन अद्भुत सागर को ये शुरू करवाता है, ठीक है, काफी लिख देता है लेकिन पूर्ण नहीं कर पाता, पूर्ण करता है ना। ध्यान रखना इसका पुत्र लक्ष्मण सेन, ठीक है, अगला शासक आएगा लक्ष्मण सेन। और ये अद्भुत सागर खगोल शास्त्र पर है, अद्भुत खगोल के अद्भुत है, तो ध्यान रखना खगोल शास्त्र पर लिखी गई इसकी रचना है, पूर्ण करवाता है इसका पुत्र लक्ष्मण सेन। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि अद्भुत सागर के रचनाकार कौन है। अगर ऑप्शन में बल्लाल सेन है तो आपका उत्तर वही होगा, ये नहीं है ऑप्शन में बिल्कुल भी तो आपका उत्तर लक्ष्मण सेन भी होगा, क्योंकि ये पूर्ण करवाता है, ठीक है। ओके, कुलीनवाद आंदोलन चलाता है साथियों। ये एक तरीके से कहते हैं कि धीरे धीरे साम्राज्यों में यानी शासकों के अंदर आना, पहले जो पवित्र मानते थे अपने आप को, अच्छे ऊंचे कुल के मानते थे, फिर धीरे धीरे उसमें क्या है ना, एक प्रकार की निम्नता आने लगी थी जाति के आधार पर। तो इसने वापस क्या किया कि नहीं, हम बहुत पवित्र हैं, हमें अपने आप को क्या है उच्च वर्ग का बनाए रखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का एक आंदोलन था जाति प्रथा से संबंधित, तो कुलीनवाद आंदोलन इसने चलाया। अब लास्ट शासक एक तरीके से लक्ष्मण सेन साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1178 से 1205, डेट कोई नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना। और ये वैष्णव था, अपने पूर्वजों के विरुद्ध एक तरीके से, इसके पूर्वज सारे सेव थे लेकिन ये एक क्या था, वैष्णव था ना। महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करता है, कोई नहीं पूछेगा। राजधानी पूछेगा लक्ष्मणवती, इसके नाम पर, ये बहुत सरल सरल चीजें लेगी, इसके नाम पर लक्ष्मण से लक्ष्मणवती राजधानी बनाता है, ठीक है। और लक्ष्मण संवत का आरंभ करता है, क्या करता है, लक्ष्मण संवत का आरंभ करता है। और इसके दरबारी विद्वान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दरबारी विद्वान नाम सुनिए जयदेव। जैसे ही जयदेव का नाम आया आपके दिमाग में गीत गोविंद जरूर जरूर आई होगी, क्योंकि गीत गोविंद की चर्चा करते हैं, महाराणा कुंभा के द्वारा भी टीका लिखी जाती है, रसिक प्रिया बार बार इस शब्द को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जयदेव गीत गोविंद का जो है ना रचनाकार है जयदेव, इसका दरबारी विद्वान था, दरबारी कवि था इसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य भी देख लीजिए, धाई नामक विद्वान भी रहता था, पवन दूत उसकी रचना है, ठीक है, इधर रचना इधर कवि है। हलायुद्ध, हलायुद्ध का नाम आपने सुना होगा, जिसने लिखा था ब्राह्मण सर्वस्य, क्या लिखा था, ब्राह्मण सर्वस्य, ठीक है। हलायुद्ध, हल से ही सर्व कुछ संभव, ऐसे मान लो, हल तो क्या हो गया, ब्राह्मण सर्वस्य, या ब्राह्मण के पास सभी चीजों का हल होता है, ऐसा मान लो। धाई, यानी धाई माने दौड़ना भी होता है, धावना, तो ये पवन दूत है। और एक श्रीधर दास, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लिया करो थोड़ा सा, सदुक्ति कृणामृत इसकी रचना है, ठीक है। तो वैसे इसके दरबार में पंचरत्न रहा करते थे, जिसमें 4 रत्न तो ये है, एक का मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए जयचंद गढ़वाल से एक यहाँ पर फैक्ट आता है क्या कि लक्ष्मण सेन ने जयचंद गढ़वाल को हराया था। कन्नौज का जो शासक है जयचंद गढ़वाल, आप जानते होंगे। जैसे ही जयचंद गढ़वाल का नाम आया तो पृथ्वीराज है ना चौहान, और आपके दिमाग में संयोगिता की बात आ गई होगी। तो जयचंद गढ़वाल से प्रयाग व काशी ये जीत लेता है साथियों, जीता, और वहां पर कहते हैं कि विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1202 ईस्वी बख्तियार खिलजी का यहाँ पर आक्रमण होता है। आपको पता है बख्तियार खिलजी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वो आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को क्या है जला देता है, बहुत दिनों तक उसकी आग जलती है, और विक्रमशिला इत्यादि विश्वविद्यालयों की ये क्या कर देता है बख्तियार खिलजी, नष्ट कर देता है। बौद्ध धर्म के ये है ना, ये खुद अपना इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, इस कारण अन्य जो धर्मों से संबंधित जो स्थान है उनको ये रोंद डालता है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से नष्ट करना चाहता है। बीमारी वाली बात भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो 1202 बख्तियार खिलजी का आक्रमण,
और कहते हैं कि ये फिर क्या करता है, लक्ष्मण सेन अपना राज्य छोड़कर के भाग जाता है, ऐसी बात मिलती है। तो अंतिम शासक यही माना जाता है। और बंगाल का अंतिम हिंदू शासक, ये भी ध्यान रखना, बंगाल का अंतिम ये हिंदू शासक होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब आपके दिमाग में ये सन वाला आ रहा है तो उसको छोड़ देना, क्योंकि 1230 तक लिख रखा है। तो कुछ किताबों में थोड़ा और भी आगे वर्णन मिलता है कि थोड़े बहुत और शासन करते, लेकिन कोई प्रभाव ही नहीं, तो अंतिम इसे ही माना जाता है। अब इस वंश में इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट ये था, इस वंश का संस्थापक कौन है, सामंत सेन है। इस वंश का वास्तविक विजय सेन है। उसके बाद बल्लाल सेन, दो पुस्तक दान सागर और अद्भुत सागर है। ठीक है, और कुलीनवाद चलाया। लक्ष्मण सेन के बारे में क्या याद रखोगे, ये तो याद है दोनों इसके नाम पर, लेकिन दरबारी विद्वान जयदेव गीत गोविंद ढाई पवनदूत, ये जयदेव पक्का याद करना है, और ये याद हुए तो कर लेना वरना नहीं। और उसके बाद देखिए जयचंद गढ़वाल प्रयाग, है ना, संभवतः ये भी क्या है, संभवतः ही बताया जाता, पक्का कंफर्म नहीं करते इतिहास का, लेकिन फिर भी कि प्रयाग व काशी को जीत लेता है, जिस स्तंभ बनाता है। और 1202 में बगीतार खिलजी का आक्रमण, यानी तुर्की सेना का यहाँ पर आक्रमण कर दिया जाता है, और यहाँ पर एक प्रकार से मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। अंतिम ये हिंदू शासक होता है बंगाल का। तो ये थी आपकी एक और छोटी सी क्लास, शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। साथियों, आपने अब तक लगातार इस कक्षा को देखा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना। मिलूंगा जल्दी। थैंक्स।